हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो हम बात करेंगे अपने ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी फर्स्ट के बारे में और पार्ट थर्ड होने वाला है। अगर आपने इसके पहले के लेक्चर नहीं देखे तो प्लेलिस्ट में वीडियो पड़ी हुई आप देख सकते हैं। यूनिट फर्स्ट चल रही थी हमारी, इसमें हमारा फर्स्ट टॉपिक है सेल जंक्शन। सेल जंक्शन वे स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर है जो दो या दो से अधिक सेल को आपस में जोड़ते हैं और उनके बीच कम्युनिकेशन और सपोर्ट करते हैं। जैसे कि ये सेल है और इसके बीच में जो जंक्शन है इसी को सेलुलर जंक्शन बोला जाता है या सेल जंक्शन बोला जाता है। इसी से सेल कम्युनिकेट करते हैं। फंक्शन की बात करें तो सेल को ऐड करना, सेल टू सेल कम्युनिकेशन कराना, मैकेनिकल सपोर्ट भी करता है, लीकेज को रोकता है हमारे सेल के बीच, न्यूट्रिएंट और आयन का ट्रांसपोर्ट करता है। टाइप्स ऑफ सेल जंक्शन की बात करें तो हमारा फर्स्ट है टाइट जंक्शन या ऑक्लूडिंग जंक्शन। टाइट इक्वल टू नो लीक, माने इसमें कोई लीक नहीं होगा, ये टाइट जंक्शन होता है सेल टू सेल के बीच। यह दो या दो बहुत टाइटली सील कर देता है सेल को, जिसमें सबस्टेंस सेल के बीच से पास नहीं कर पाते हैं। फंक्शन की बात करें तो हमारे लीकेज स्टॉप करता है, बैरियर फॉर्म करता है, सेलेक्टिव परमेबिलिटी बनाता है। लोकेशन की बात करें तो हमारे इंटेस्टाइन में, किडनी, टिब्यूल्स में और यूरिनरी ब्लैडर में पाया जाता है। एडहेरेंस जंक्शन की बात करें तो हमारे सेल को एक्सन फिलामेंट की हेल्प से स्ट्रांगली ऐड करता है। और फंक्शन की बात करें तो हमारा मैकेनिकल सपोर्ट करता है, टिश्यू स्ट्रेंथ बनाता है, शेप मेंटेन करता है सेल का। लोकेशन की बात करें तो हमारे हार्ट, स्किन, इंटेस्टाइनल एपिथेलियम, इन सब जगहों पे ये लोकेट होता है। अब बात करें थर्ड की तो हमारा डेस्मोसोम्स है, इसे हम एंकरिंग जंक्शन भी कहते हैं। जैसे जहाज़ों में बड़े बड़े एंकर होते हैं वैसे ही ये भी होता है एंकरिंग जंक्शन। यह स्ट्रॉन्ग बॉटम लाइक जंक्शन है जो सेल को स्ट्रांगली ऐड करता है। फंक्शन की बात करें तो सेल को टूटने से बचाता है, मैकेनिकल स्ट्रेस सहने में हेल्प करता है। लोकेशन की बात करें तो हमारे स्किन सेल, एपिथेलियल टिश्यू ये सब आते हैं। फोर्थ की बात करें तो हमारे हेमीडेस्मोसोम्स आते हैं जो सेल को बेसमेंट मेम्ब्रेन से ऐड करता है। फंक्शन की बात करें तो हमारे सेल एंकरिंग में, टिश्यू स्टेबिलिटी बनाए रखने में ये हेल्पफुल है। लोकेशन की बात करें तो हमारे स्किन सेल, एपिथेलियल टिश्यू इन सभी जगहों पे ये पाया जाता है। और फिफ्थ की बात करें तो हमारा गैप जंक्शन है जो दो सेल के बीच स्मॉल चैनल बनते हैं जिनसे आयन और स्मॉल मॉलिक्यूल पास होते हैं। फंक्शन की बात करें तो हमारे सेल कम्युनिकेशन में, इलेक्ट्रिकल सिग्नल ट्रांसमिशन में, न्यूट्रिएंट एक्सचेंज में। अब लोकेशन की बात करें तो हमारे कार्डियक या हार्ट मसल, स्मूथ मसल और एम्ब्रायोनिक टिश्यूज़। अब बात करें क्लिनिकल कोरिलेशन की तो हमारा इस डेस्मोसोम खराब होने से स्किन पर ब्लिस्टर्स बन जाते हैं जो कि पेम्फिगस वुल्गेरिस बैक्टीरिया होता है। हार्ट डिजीज़ की बात करें तो हमारा गैप जंक्शन की गड़बड़ी से एबनॉर्मल हार्ट बीट या आर्धीमिया हो सकती है या हार्ट अटैक भी आ सकता है। अब बात करें अपने पार्ट सेकेंड की जो कि हमारा जनरल प्रिंसिपल ऑफ सेल कम्युनिकेशन है। सेल कम्युनिकेशन वह प्रोसेस है जिसमें सेल दूसरे सेल को केमिकल सिग्नल के माध्यम से मैसेज भेजता है ताकि बॉडी के सभी सेल्स मिलकर सही तरीके से फंक्शन परफॉर्म कर सकें या करें। स्टेप्स की बात करें तो हमारा फर्स्ट है सिग्नल या लाइगेंड। एक सेल केमिकल मैसेंजर रिलीज करता है, एग्जाम्पल के लिए हार्मोन, न्यूरोट्रांसमीटर, ग्रोथ फैक्टर, ये कुछ भी हो सकते हैं। सेकेंड है रिसेप्टार जो टारगेट सेल को रिसेप्टार सिग्नल तक पहुंचाना है। थर्ड है सिग्नल ट्रांसडक्शन, सिग्नल सेल के अंदर कई बायोकेमिकल रिएक्शन शुरू करता है।
फोर्थ है सेलुलर रिस्पॉन्स, जो कि हमारा सेल रिस्पॉन्स देता है। सेल रिस्पॉन्स देता है जैसे प्रोटीन सिंथेसिस, सेल ग्रोथ, सेल डिवीजन या एंजाइम एक्टिवेशन, या एंजाइम को एक्टिवेट करता है। टाइप्स ऑफ सेल कम्युनिकेशन की बात करें तो हमारे फर्स्ट है ऑटोक्राइन सिग्नलिंग। सेल को अपने ही ऊपर सिग्नल का प्रभाव या इफेक्ट डालने लगता है। एग्जाम्पल के लिए कैंसर सेल, जो कि एब नॉर्मल ग्रोथ होता रहता है। और सेकेंड है पैराक्राइन सिग्नलिंग, सिग्नल पास की सेल पर वर्क करता है। एग्जाम्पल के लिए इन्फ्लामेशन। और एंडोक्राइन सिग्नलिंग की बात करें तो हमारे हार्मोन ब्लड के माध्यम से दूर स्थित सेल तक पहुंचते हैं। एग्जाम्पल के लिए इंसुलिन, थायरॉक्सिन, ये सब हमारे हार्मोन हैं। स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज हम शुरू कर रहे हैं अपने ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी फर्स्ट और उसकी यूनिट फर्स्ट, जिसमें हमारा ये फोर्थ पार्ट होने वाला है। अगर आपने 3 पार्ट नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में वीडियो पड़ी हुई है, आप पहले देख लें। तो इसमें फर्स्ट टॉपिक की बात करें तो हमारा ट्रांसपोर्ट एक्रॉस सेल मेम्ब्रेन है, यानी कि हमारे सेल मेम्ब्रेन को ट्रांसपोर्टेशन की ज़रूरत पड़ती है न्यूट्रिएंट या फिर किसी ड्रग प्रोटीन या कोई भी मॉलिक्यूल हो सकता है जिसको क्रॉस करना है सेल मेम्ब्रेन को, वही हमारा ट्रांसपोर्ट एक्रॉस सेल मेम्ब्रेन कहलाता है। सेल मेम्ब्रेन सेलेक्टिव परमिएबल होती है, यानी कि यह केवल कुछ सबस्टेंस को अंदर या बाहर जाने देती है। डेफिनेशन की बात करें तो ट्रांसपोर्ट एक्रॉस सेल मेम्ब्रेन वह प्रोसेस है जिसके द्वारा सबस्टेंसेस वाटर, ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट या आयन ईटीसी का सेल के अंदर और बाहर आना जाना होता है। टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्ट की बात करें तो हमारा फर्स्ट है पैसिव ट्रांसपोर्ट, यानी कि इसको हिंदी में हम निष्क्रिय परिवहन भी कहते हैं। यह डाउन हिल मूवमेंट को फॉलो करता है, यानी कि इसमें एनर्जी रिक्वायर्ड नहीं होती है। इसमें एटीपी, इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, आवश्यकता नहीं होती है। मैटर हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर जाते हैं। टाइप्स की बात करें तो हमारे फर्स्ट है सिंपल डिफ्यूजन, बिना किसी प्रोटीन के मूवमेंट, हाई टू लो कंसंट्रेशन होता है, एनर्जी यूज नहीं होती। एग्जाम्पल के लिए ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब गैसेस। सेकेंड है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, तो इसमें हमारा कैरियर या चैनल प्रोटीन की मदद से ट्रांसपोर्ट होता है, इसमें भी एटीपी यूज नहीं होता। एग्जाम्पल के लिए ग्लूकोज, एमिनो एसिड्स। अब बात करें अपने थर्ड की, जो कि हमारा ओस्मोसिस है। इसमें वाटर मॉलिक्यूल का मूवमेंट लो सॉल्यूट टू हाई सॉल्यूट कंसंट्रेशन की ओर होता है। इसमें सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के माध्यम से होता है। एग्जाम्पल के लिए प्लांट रूट द्वारा पानी का एब्जॉर्प्शन, किडनी में वाटर का रीएब्जॉर्प्शन। और सेकेंड है हमारा एक्टिव ट्रांसपोर्ट, यानी कि इसको हिंदी में हम सक्रिय परिवहन कहते हैं। ये अप हिल मूवमेंट को फॉलो करता है। इसमें एनर्जी एटीपी फॉर्म में यूज होती है। इस प्रोसेस में एटीपी एनर्जी का यूज होता है। मूवमेंट लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन होता है, लाइक हम ऊपर से नीचे से ऊपर की ओर जाते हैं। एग्जाम्पल के लिए सोडियम या पोटेशियम पंप, कैल्शियम पंप, ये सब जो कि हमारे सेल में प्रेजेंट होते हैं। डिफरेंस बिटवीन पैसिव एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट की बात करें तो इसमें फर्स्ट पैसिव में एटीपी नहीं लगता और एक्टिव में एटीपी लगता है। हाई टू लो कंसंट्रेशन की तरफ फ्लो होता है और इसमें लो टू हाई कंसंट्रेशन की तरफ फ्लो होता है। ये नेचुरल मूवमेंट है और ये पंप द्वारा मूवमेंट होता है। ये स्लो होता है, ये फास्ट होता है। एग्जाम्पल के लिए एब्जॉर्प्शन ऑफ ओआरएस में ग्लूकोज और सोडियम का एब्जॉर्प्शन एक्टिव ट्रांसपोर्ट से होता है। और सेकेंड एग्जाम्पल है किडनी में आयन का रीएब्जॉर्प्शन एक्टिव ट्रांसपोर्ट से होते हैं। अब बात करें अपने पार्ट 2 की, जो कि हमारा सेल डिवीज़न है, यानी कि हमारे सेल कैसे डिवाइड होकर मल्टीपल सेल बनाते हैं या पेरेंट सेल से कैसे चाइल्ड बनते हैं। सेल डिवीज़न वह प्रोसेस है जिसमें एक पेरेंट सेल 2 या 2 से अधिक डॉटर सेल बनाती है। इम्पॉर्टेंस की बात करें तो हमारे ग्रोथ, रिपेयर, रिप्रोडक्शन, रिप्लेसमेंट ऑफ डैमेज सेल, ये सब इम्पॉर्टेंस है। अब बात करें हम टाइप्स ऑफ सेल डिवीज़न की, तो फर्स्ट है माइटोसिस,
या इक्वेशनल डिवीजन इसे करते हैं हम। माइटोसिस प्रोसेस में एक पेरेंट सेल से 2 आइडेंटिकल डॉटर सेल्स बनती हैं। क्रोमोसोम नंबर सेम होता है 2n = 2n। फेज ऑफ माइटोसिस की बात करें तो हमारा ए है प्रोफेज, इसमें क्रोमोसोम दिखाई देने लगते हैं। इस फेज में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन गायब हो जाती है, स्पिंडल फाइबर बनते हैं। और सेकेंड है मेटाफेज, इसमें क्रोमोसोम सेल के बीच इक्वेटर पर आ जाता है, जहाँ पर वो डिवाइड होने के लिए रेडी होता है। एनाफेज की बात करें तो सिस्टर क्रोमेटिड अलग होकर अपोजिट पोल्स की ओर जाते हैं। टीलोफेज की बात करें तो हमारे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन फिर से बनती है, दो न्यूक्लियाई बन जाते हैं। साइटोकाइनेसिस एक अलग प्रोसेस है, ये 4th फेज ही हमारे फेज ऑफ माइटोसिस में आते हैं। साइटोप्लाज्म डिवाइड होकर 2 डॉटर सेल बनाती हैं। अब सेकेंड फेज है मियोसिस, रिडक्शन डिवीज़न। मियोसिस में एक पेरेंट सेल 4 डॉटर सेल बनाती हैं। क्रोमोसोम नंबर हाफ 2n to n ऑकर्स इन टेस्टिस, ओवरी, इन सब में। इम्पोर्टेंस की बात करें तो हमारे गैमेट फॉर्मेशन, स्पर्म एंड ओवम, जेनेटिक वेरिएशन। हेलो डियर स्टूडेंट, तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो हम स्टार्ट किए थे अपने ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी फर्स्ट का यूनिट फर्स्ट। इसमें हमारी पार्ट 4 तक कंप्लीट हो चुका है, जिसमें हम सेल डिवीज़न तक कवर कर चुके हैं। अब पार्ट 5 है, इसमें हम सिंपली इंट्रासेल्युलर सिग्नलिंग की बात करेंगे कि कैसे सेल आपस में केमिकल सिग्नल के माध्यम से कम्युनिकेट करती है। तो इसके डिफिनेशन की बात करें तो हमारे सेल आपस में केमिकल सिग्नल के माध्यम से कम्युनिकेट करती हैं जब कोई एक्स्ट्रा सेलुलर सिग्नल मॉलिक्यूल या लाइगेंड आता है। एग्जांपल के लिए हार्मोन, न्यूरोट्रांसमीटर जो कि ब्रेन वाले हैं, और ग्रोथ फैक्टर जो कि हमारे ग्रोथ और रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। सेल के बाहर से आता है तो वह सेल सरफेस रिसेप्टर या इंट्रासेलुलर रिसेप्टर से बाइंड करता है और सेल के अंदर सिग्नलिंग पाथवे स्टार्ट हो जाता है। डेफिनेशन की बात करें तो हमारे एक्स्ट्रा सेलुलर सिग्नल मॉलिक्यूल या लाइगेंड वह केमिकल मैसेंजर है जो सेल के बाहर बनता है और दूसरे सेल को सिग्नल देता है। एग्जाम्पल की बात करें तो हमारे हार्मोन लाइक इंसुलिन, थायरॉक्सिन। न्यूरोट्रांसमीटर की बात करें तो हमारे एसिटाइलकोलिन। और ग्रोथ फैक्टर की बात करें तो हमारे ग्रोथ हार्मोन्स और साइटोकाइनिन, ये भी है। सेकेंड है इंट्रासेलुलर सिग्नलिंग पैथवे एक्टिवेशन। जब लाइगेंड रिसेप्टर से बाइंड करता है तब सेल के अंदर रिएक्शन की एक श्रृंखला या कैस्केड शुरू होती है। स्टेप की बात करें तो हमारे एक्स्ट्रा सेलुलर सिग्नल या लाइगेंड, सेकेंड रिसेप्टर बाइंडिंग होती है, थर्ड सिग्नल ट्रांसडक्शन होता है, फोर्थ सेकेंड मैसेंजर एक्टिवेशन होता है, और फिफ्थ टारगेट प्रोटीन एक्टिवेशन होता है, और सिक्स सेल का रिस्पॉन्स आता है। अब बात करें अपने स्टेप वाइज प्रोसेस की। हमारा फर्स्ट स्टेप है सिग्नल रिसेप्शन। लाइगेंड रिसेप्टर से बाइंड करता है। रिसेप्टर सेल मेम्ब्रेन पर या सेल के अंदर हो सकता है। एग्जाम्पल के लिए इंसुलिन रिसेप्टर। स्टेप सेकेंड है हमारा सिग्नल ट्रांसडक्शन। रिसेप्टर एक्टिवेट होने के बाद सिग्नल सेल के अंदर चला जाता है, एंजाइम एक्टिवेट होते हैं, सेकेंड मैसेंजर बनते हैं। एग्जाम्पल के लिए साइक्लिक AMP, कैल्शियम 2+ आयन, IP3 और DAG। स्टेप थर्ड की बात करें तो हमारे सेलुलर रिस्पॉन्स। सेल में डिफरेंट चेंजेस हो सकते हैं, लाइक प्रोटीन सिंथेसिस, सेल ग्रोथ, सेल डिवीजन, एंजाइम एक्टिवेशन, जीन एक्सप्रेशन, मसल कॉन्ट्रैक्शन, हार्मोन सिक्रेशन, एक्सेट्रा। फॉर्म ऑफ सेल सिग्नलिंग की बात करें तो हमारे ये है कॉन्टेक्ट डिपेंडेंट सिग्नलिंग, यानी कि इसको हम जक्साक्राइन सिग्नलिंग भी बोलते हैं। इसमें सिंपली हमारे 2 सेल डायरेक्ट कांटेक्ट में रहते हैं और सिग्नल एक सेल से दूसरे सेल तक सीधे पहुंचता है। डायरेक्ट सेल टू सेल कांटेक्ट होता है
नॉट ब्लड रिक्वायर्ड और नॉट डिफ्यूजन। एग्जाम्पल के लिए हमारे इम्यून सेल एम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट। फंक्शन की बात करें तो टिश्यू डेवलपमेंट, इम्यून रिस्पॉन्स, सेल डिफ्रेंसिएशन। हमारा बी है पैराक्राइन सिग्नलिंग। जो हमारा पैराक्राइन सिग्नलिंग है, सिग्नल मॉलिक्यूल पास की सेल पर कार्य करता है, शॉर्ट डिस्टेंस सिग्नलिंग होता है, ब्लड इसमें भी रिक्वायर्ड नहीं होता है। एग्जाम्पल की बात करें तो हमारे हिस्टामिन, ग्रोथ फैक्टर, नाइट्रिक ऑक्साइड, ये सब। फंक्शन की बात करें तो हमारे वुंड हीलिंग में मदद करता है, इन्फ्लामेशन होने से रोकता है और टिश्यू रिपेयर में हेल्प करता है। सिनेप्टिक सिग्नलिंग जो कि हमारा थर्ड पॉइंट है, न्यूरॉन न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज करता है जो साइनेप्स के माध्यम से दूसरे न्यूरॉन या मसल तक पहुंचता है। ये वेरी फास्ट प्रोसेस है, स्पेसिफिक टारगेट सेल होते हैं। एग्जाम्पल के लिए एसिटाइलकोलिन, डोपामिन, सेरोटोनिन, ये सब हमारे ब्रेन रिसेप्टर्स होते हैं जो कि सिग्नल बहुत जल्दी और फास्ट देते हैं। फंक्शन की बात करें तो हमारे मसल कॉन्ट्रैक्शन है, नर्व इम्पल्स ट्रांसमिशन है, ब्रेन कम्युनिकेशन है। डी है हमारे एंडोक्राइन सिग्नलिंग। इसमें हार्मोन ब्लड के माध्यम से दूर स्थित टारगेट सेल तक पहुंचते हैं। लॉन्ग डिस्टेंस सिग्नलिंग प्रोसेस है, ब्लड सर्कुलेशन इसमें इम्पॉर्टेंट होता है। एग्जाम्पल के लिए इंसुलिन, थायरॉक्सिन, एड्रीनलिन, कॉर्टिसोल, ये सब हमारे हार्मोन्स हैं। फंक्शन की बात करें तो हमारे ग्रोथ, मेटाबॉलिज्म, ब्लड ग्लूकोज रेगुलेशन और रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। तो आई होप आज का लेक्चर समझ आया होगा। तो आपसे हमारा रिक्वायरमेंट यही रहता है कि लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करें कि समझ आया कि नहीं आया। तो आप सबके लिए गुड नाइट, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।